अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 602 सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बहुत सारे भाई शायद कल इतवार को आपके मसाइल और उनके जवाबात के सबक का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन अपनी बेइंतहा मसरूफ़ियत की वजह से न मैं आपके मसाइल के जवाब का सबक भेज सका और ना ही नॉर्मल सबक आपको भेज सका। एक्चुअली मोहतरम बुजुर्गों, होता ऐसा है, एक तो हफ्ते भर मेरी मसरूफ़ियत होती है, छुट्टी का भी जो दिन होता है उसमें मेरे अपने पर्सनल बहुत सारे तकाज़े होते हैं। मैं वो तकाज़े भी महीना महीना और दो महीने पूरे नहीं कर पाता। वजह यह होती है कि इस्लाह मुआशरा के असबाक़ के अलावा बहुत सारी हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसें होती है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इन कॉन्फ्रेंसों के अंदर भी हर मज़हब के बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर्स है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फिर हमारे जैसे लोग जो है वो ऑनलाइन उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर स्पीच देना पड़ता है, बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं लगे हुए, उसके ऊपर जो स्पीकर है उसका पूरा बयान दिखाया जाता है, वो क्या स्पीच दे रहा है। तो होता ऐसा है कि एक एक कॉन्फ्रेंस बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 घंटे उसके अंदर निकल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ़ आपको बोलना नहीं है, आपके अलावा जो दूसरे बोलने वाले हैं उनका भी सुनना है, और उसके अलावा बाद में ऑडियंस को टाइम दिया जाता है। अगर वो कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, फिर आपको उनका रिप्लाई देना है। तो होता ये है कि कभी इस तरह की कॉन्फ्रेंसें होती है, फिर कभी हमारी दुनियावी लाइन की होती है, फाइनेंशियल लाइन की, मार्केटिंग लाइन की, कमर्शियल लाइन की, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो होता ऐसा है कि जो छुट्टी का भी दिन है वो किधर आया और किधर चले गया उसका पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, कल मैं आपके मसाइल और उनके जवाबात का जो सबक था वो नहीं भेज सका, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत सारे जो अहम सवालात हैं उनको मैं सबक में ही लेने की कोशिश करूँगा। आज मैं आप लोगों को हमारी जो कल कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें क्या टॉपिक था और दूसरे स्पीकर्स ने क्या कहा और मैंने क्या कहा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई ये कॉन्फ्रेंस है जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, उसके अंदर क्या बोला जाता है, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। कल जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसका टॉपिक था वाई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेडिंग इन द होल वर्ल्ड। मतलब जो मज़हबी भेदभाव है वो पूरी दुनिया के अंदर आज क्यों आम होता जा रहा है। अब ये जो टॉपिक था इसके ऊपर सब लोगों ने अपने अपने एतबार से बात की है। कुछ लोगों ने कहा कि लोगों ने एक दूसरे के मज़हब की स्टडी करना चाहिए, एक दूसरे के मज़हब को समझना चाहिए और एक दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर लोग इस तरीक़े से एक दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट देंगे, लोग इस तरीक़े से एक दूसरे के मज़हब की स्टडी करेंगे, तो फिर वो दूसरे के मज़हब पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, दूसरों के मज़हब को बुरा भला नहीं कहेंगे। अब मेरा नंबर आया, मेरा जब नंबर आया तो फिर मैंने उसके ऊपर रोशनी डाला। मैंने कहा देखो, आज के ज़माने में ये जितना भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है पूरी दुनिया के अंदर, इसकी जो जड़ है, जड़ इसकी जो बुनियाद है वो ओनली पॉलिटिशियंस, मैं उन्हीं को ज़िम्मेदार समझता हूँ। उनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ये मज़हबी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। फिर मैंने उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए। मैंने कहा सद्दाम हुसैन के ज़माने में इराक़ के अंदर शिया सुन्नी भाई भाइयों की तरह से रहते थे, एक ही प्लेट में खाते थे। शिया की दुकान है तो उस पर सुन्नी काम करता था, सुन्नी की दुकान है तो वहाँ पे शिया काम करता था। आपस में रिश्तेदारियाँ होती थी। मेरे अपने पर्सनली
कई वहाँ पर जान पहचान वाले हैं जो सुन्नी है, लेकिन उन्होंने शिया लड़कियों से शादियाँ की हुई है, उनकी औलादें हो चुकी है, दादा नाना बन चुके हैं वो, और बिल्कुल बग़ैर किसी भेदभाव के वहाँ पे इस तरह की शादियाँ होती थी। पूरे मुल्क के अंदर इतना अमन व अमान था, इतना सुकून था, इतना चैन था कि मुल्क के अंदर रात में 12 बजे भी अगर कोई रोड पे, कोई रास्ते पे निकल जाता तो कोई उसको नज़र उठा के देखने वाला नहीं होता था। मुल्क के अंदर इतनी खुशहाली थी कि इराक़ को सद्दाम हुसैन उस ज़माने में एक हब बनाना चाहते थे। हर लाइन से, इंटरनेशनल लाइन से एक हब बनाना चाहते थे, मेडिकल लाइन से एक हब बनाना चाहते थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लाइन से एक हब बनाना चाहते थे। और उन्होंने उस लेवल पर इराक़ को लेकर गए थे कि उनके ज़माने में जो अदर अरब कंट्रीज़ है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, उनके पड़ोस में वहाँ के लोग अगर उनको कोई बिज़नेस डील करना होती तो वह बगदाद का सफ़र करते थे। उनको कोई बड़ी सर्जरी करना होती थी, ऑपरेशन करना होता था किसी पेशेंट का, तो वो इराक़ का सफ़र करते थे। उनको कुछ ख़रीदना होता था, सद्दाम हुसैन ने जो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इतना बड़ा उसको बनाया था और इतने बड़े बड़े मार्केट्स उन्होंने क्रिएट किए थे बगदाद के अंदर कि पूरी अरब कंट्रीज़ वो बगदाद में जो है शॉपिंग करने के लिए आया करती थी कि भाई हमको शॉपिंग के लिए लंदन और पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं पे शॉपिंग करना है तो बगदाद में जाकर। तो मैंने कहा सद्दाम हुसैन ने इस तरीक़े से इराक़ को, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़, कुर्दिस्तान वो 100% सुन्नियों का इलाक़ा है, उसके अलावा भी जो इराक़ है, दियाला है, फलूजा है, उसके अलावा और अदर जो पार्ट्स है इराक़ के वो सारे के सारे सुन्नी पार्ट्स है। अदर जो पार्ट्स है जो साउथ इराक़ के है, कूफा है, बसरा है, ये सारे इलाके यहाँ पे शियों की अक्सरियत है। उसके बावजूद सद्दाम हुसैन ने इस मुल्क को इस तरीक़े से संभाला हुआ था प्यार मोहब्बत के साथ में कि कभी सुनने को नहीं मिलता था मुल्क के अंदर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, या मुल्क के अंदर कभी किसी शिया और सुन्नी के बीच में जो है तेरी मेरी हो गई हो। लेकिन जब बिल क्लिंटन का ज़माना था उस टाइम पे इराक़ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बुश वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, उसने इराक़ में झगड़े लगाना शुरू कर दिए। किसकी बुनियाद पर? सिर्फ शीइयत और सुन्नियत की बुनियाद पर मजहबी तोड़ पैदा किया उसने। उन्हीं शिया और सुन्नी भाइयों को जो एक प्लेट में खाया करते थे, अब उनको मज़हब के नाम पर 2 टुकड़े कर दिए, उनको बांटने का काम किया। क्योंकि सद्दाम हुसैन जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे वो सुन्नी कम्युनिटी थी, जिनका पॉपुलेशन ओनली 20% इराक़ के अंदर था, और जो अक्सरियत थी 80% शियाओं की, उन लोगों को ये बोलकर मिसगाइड किया गया कि जो 20% कम्युनिटी है उनका राजा, उनका बादशाह वो तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, तो तुम क्यों उसकी सल्तनत को, उसकी हुकूमत को तस्लीम किए हुए हो? तुम लोगों का काम है, तुमने बगावत करना चाहिए और इस बगावत में हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमले किए और हमले करने के बाद सिर्फ अपनी मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने अगराज के लिए उसने मुल्क के टुकड़े कर दिया। फिर वहाँ की शिया कम्युनिटी अमेरिका के साथ में हो गई, बेचारे सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन आपको वहाँ पर हासिल क्या हुआ, वहाँ पे मिला क्या आपको? ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर मुल्क के अंदर ऐसी दुश्मनियाँ, जो तुम बात कर रहे हो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये पॉलिटिशियंस ने दोनों कम्युनिटीज़ को तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए दोनों के। हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, जो लोग किसी ज़माने में एक दूसरे की प्लेट में खाते थे, एक दूसरे के घरों में रिश्तेदारी करते थे, आज वो इस सतह पे पहुँच चुके हैं कि असर के बाद मगरिब की नमाज से पहले, यानी सूरज डूबने से पहले पहले लोग अपने घरों को बंद कर लेते हैं। देहातों में, गाँवों में, छोटे शहरों में ये हाल है। उसके बाद अगर कोई नज़र आया तो फिर लोग उससे पहले ये पूछते हैं तू किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद उसी इराक़ में मस्जिदों के अंदर
बाज़ारों में, चौराहों पर ब्लास्ट का एक सिलसिला शुरू हुआ, और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें लाखों लोगों की जानें अभी तक जा चुकी है। लास्ट रमज़ान में एक ही महीने के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें इस तरह के हादसों के अंदर फौत हो गई। फिर मैंने कहा देखो ये टॉपिक ऐसा है, आप लोगों ने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है, मुझे इसके लिए 3 घंटे का टाइम चाहिए, तो मैं आपको अदर कंट्रीज़ के, अदर रीजन्स के एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूं कि वहाँ के पॉलिटिशियंस ने किस तरीके से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करके अपनी गद्दियां बचाने के लिए, कुर्सियां हासिल करने के लिए 2 कम्युनिटीज़ को लड़ाया, और उन कुर्सियों की खातिर बस्तियां क्या बस्तियां उजाड़ दी, शहर क्या शहर बर्बाद कर दिए, कत्ले आम मचा दिया, और लोगों की जानें फौत हो रही है, बस्तियां जल रही है। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो मकसद था कि आम पब्लिक के दरमियान में एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी लोगों को भड़काओ मजहब के नाम पर, क्योंकि अपने को तो अपनी कुर्सी बचाना है। मैंने कहा ओरिजिनल रियल जो जिम्मेदार है आज पूरी दुनिया में ये जो माहौल क्रिएट हुआ है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को समझता हूँ, वरना आम जो पब्लिक है वो ऑलरेडी एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करती है, एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करती है, एक दूसरे के रिलीजन का ऐसे सम्मान करती है। मैंने उनको और भी एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा जैसे हमारे इंडिया में अभी रमज़ान की ईद के वक्त में एक शहर के अंदर बारिश की वजह से मुसलमानों के पास ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं। हमारे सिख भाइयों ने उनका पूरा गिरजा जो था वो साफ़ सूफ करके मुसलमानों के हवाले किया, कहा कि भाई तुम लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ो। जो आम लोग हैं, आम, उनके दिलों में तो एक दूसरे के रिलीजन के लिए ऑटोमेटिकली एहतराम है, रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको जो लड़ाने वाले हैं, असली जो शैतान है, जो भेड़िए है, जो वॉल्फ्स है, वो पॉलिटिशियंस लीडर है, जो इनको एक प्लेटफॉर्म पे आने देना नहीं चाहते। वो लोग इनको प्यार मोहब्बत से रहते देखना नहीं चाहते, इसलिए कि इनका भांडवल, इनकी दुकान ही रिलीजन है कि रिलीजन, मज़हब और धर्म के नाम पर तोड़ो ताकि हमारी गद्दियाँ बाकी रह सके और हम हुकूमत कर सकें। मैंने कहा और दूँ 2-4 एग्जाम्पल, लेकिन मेरा टाइम हो चुका है। इसके लिए मैंने कहा दैट्स ऑल एंड आई हैव नो टाइम टू एक्सप्लेन यू मोर देन इट। उसके बाद में मैंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, आज मैंने चाहा आप लोगों को भी बताऊं कि भाई हम लोग ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर स्पीच देते हैं, बात करते हैं, आखिर करते क्या है वहाँ पर, कौन से टॉपिक्स लेते हैं। इसलिए कि वहाँ पर बुद्धिज़्म के भी बड़े लीडर होते हैं, क्रिश्चियनिटी के भी बड़े लीडर होते हैं, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, यहाँ तक कि यहूदियत और क्रिश्चियनिटी, उनके भी बड़े बड़े लीडर्स जो इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। वो लोग अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, हम अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, बताते हैं उनको भी कि जो टॉपिक है उसके ऊपर इस्लाम का क्या नज़रिया है और हमारा क्या नज़रिया है। इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, ये ऐसी सारी मसरूफ़ियात की वजह से कल का आपके मसाइल, उनके जवाबात मैं नहीं भेज सका। अब इंशाअल्लाह जो अहम सवाल जवाब है मैं अपनी सहूलत के एतबार से उसको सबक में ही लेकर भेजने की फ़िक्र और कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।